तो कोई भी अगर सेल है, चाहे वो एनिमल सेल हो, कोई भी प्लांट सेल हो या ह्यूमन बीइंग की सेल हो, उस सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो किस तरीके से वाटर को बाहर निकालेगी और किस तरीके से वो वाटर को सेल के अंदर लाएगी। ठीक है, लेकिन ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है, वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही रहा है। ठीक, अब इस पूरे जो प्रोसेस में कोई सेल किस तरीके से बिहेव करती है हमें वो देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने स्टडी करना है 3 सॉल्यूशन पर, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो सॉल्यूशन है वो 3 अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन है। एक है इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब तीनों में क्या डिफरेंस है देखिए। यहाँ पर क्या है ना, जैसे ये सेल है, अगर आप ये बाकी के आगे के दोनों को भूल जाएं, तो ये एक सेल है, इसके चारों तरफ का ये इन्वायरमेंट है। अब इस इन्वायरमेंट में क्या है, वाटर जो है वो कम, सॉरी, वाटर जो है वो कैसा है, कम है। ठीक है, और सेल के अंदर जो वाटर है वो अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसा है, ज़्यादा है। ठीक, तो जहाँ पर सॉल्वेंट कम होता है तो यानी कि वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, अगर सॉल्वेंट कम है तो सॉल्यूट कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। और उसी तरीके से अगर हम बात करें इधर सेल के अंदर की, तो सेल के अंदर सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। सॉल्वेंट यानी कि वाटर, वाटर यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, जिसको हिंदी में आई थिंक विलायक कहते हैं, है ना। तो विलायक जो है ये यहाँ पे विलायक जिसमें कोई चीज़ घोली जाए। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ घोली जाए, तो वाटर में चीज़ें घोली जाएंगी ना। तो वाटर में जब सॉल्यूट जिसको घोला जा रहा है वो ज़्यादा हो, तो ऐसा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड, आप सोचिए, अगर पानी में आप चीनी घोल रहे हैं और अगर वो ज़्यादा घुल जाएगी तो वो गाढ़ा हो जाएगा ना। तो जब भी गाढ़ा हो जाता है सॉल्यूशन तो हम उसे बोलते हैं कंसनट्रेटेड। क्यों, क्योंकि उसमें जो चीज़ घोली गई है, जो सॉल्यूट है, वो ज़्यादा है और पानी कम है। बिल्कुल इसका ऑपोजिट कहाँ होगा, सेल के अंदर। सेल के अंदर का जो कंडीशन है कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। ठीक है, डाइल्यूट यानी कि सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और जो उसके अंदर घोला गया है वो कम है, तो वो होगा डाइल्यूट। ठीक, तो अब क्या होगा, ऑस्मोसिस में अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, चीज़ें कहाँ से कहाँ की ओर ट्रैवल करती हैं, अपने हायर कंसंट्रेशन से जाएंगी किधर की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है और सेल के बाहर पानी का कंसंट्रेशन कम है। तो सेल के अंदर से पानी किधर की तरफ मूव करेगा, सेल के बाहर। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए जो पानी है वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक, अब जब ये सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो सेल अंदर श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, बिल्कुल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का ऑपोजिट होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर जो है वो वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम है। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यानी विलायक जिसमें चीज़ें घोली गई हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा है और सॉल्यूट यहाँ पे कम है। सॉल्यूट यानी कि जिसको घोला गया है वो कम है। और यहाँ पर क्या होगा, अंदर साइड में क्या होगा, अंदर जो सॉल्वेंट है वो कम होगा और सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा होगा। तो यानी कि बाहर कैसा है, बाहर है डाइल्यूट। ठीक है, और अंदर कैसा है, अंदर है कंसंट्रेटेड, यानी कि अंदर गाढ़ा है। तो यानी कि पानी कम है ना, तो जो अगल बगल का इन्वायरमेंट है वहां से पानी कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। और जब भी किसी सेल के अंदर पानी भरेगा तो सेल कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाती है कि सेल फूल जाती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होगी फूलने की, तो इसको हम बोलते हैं टर्जिट। लेकिन टर्जिट सेल वही होगी जो प्लांट सेल होगी। ठीक है, देखिए क्या होगा कि प्लांट सेल है, अब प्लांट सेल में सेल वॉल होगी। ठीक, और जब पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर पानी भरेगा और सेल फूलेगी। तो ये पानी जो है वो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा वॉल पे। अब जितना प्रेशर अंदर से वॉल पे लग रहा है उतना ही प्रेशर सेल वॉल भी बाहर से लगाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल जो एकदम टर्जिड हो जाएगी, मतलब ना ही फटेगी ना ही पिचकेगी, एकदम टर्जिड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है, तो ये जो है ना, ये वॉल ना ही फटेगी और ना ही ये पिचकेगी, ना ही इधर जाएगी और ना ही इधर जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्जिट कंडीशन। लेकिन जिनमें सेल वॉल नहीं होती ना, उनमें ये टर्जिट कंडीशन भी नहीं होती, उनकी सेल जो होती है वो फट जाती है। अगर मान लीजिए कि सेल वॉल ना हो और अंदर पानी भरता चला जाएगा ना, तो एक बार एक टाइम ऐसा आएगा कि जब अंदर से प्रेशर लगेगा और सेल फट जाएगी। ठीक है, जैसे एनिमल सेल वो फट जाती है। ठीक,
तो ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब ही होता है सेम, यानी कि जो कंडीशन अंदर है सेम कंडीशन बाहर है। मान लीजिए यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है किसके, वाटर के, तो यहाँ पे भी 10 मॉलिक्यूल है वाटर के। शुगर के यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है, अगर मान लीजिए O6 शुगर है, और यहाँ पे भी शुगर के कितने मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल हैं। तो दोनों साइड 10 मॉलिक्यूल्स है ना शुगर के भी, तो दोनों साइड कंडीशन तो सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल अंदर जाएगा तो उसी समय पे दूसरा बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा कि दोनों मतलब जितने अंदर जा रहे हैं उतने ही बाहर जा रहे हैं, तो यानी कि इसमें क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, तो ये कंडीशन में आइसोटोनिक में क्या होता है कि कोई भी चेंज नहीं होता। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगी, हाइपोटोनिक में रखेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगी। तो ये एक सेल की प्रॉपर्टी होती है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को वो ऑस्मोसिस के थ्रू किस तरीके से उसमें अपना रिएक्शन देती है। तो हमने देखा कि सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किस तरीके से रिएक्ट करेगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये थर्ड वाला, अगर आप इसे लेबल कर लेंगे, थर्ड डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम और ये फर्स्ट डायग्राम, तो ये थर्ड वाला डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड है और डाइल्यूट है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो है डाइल्यूट। डाइल्यूट होने की वजह से आसपास से चारों तरफ डाइल्यूट है इन्वायरमेंट, तो जो पानी है वो कहाँ जाएगा, सेल के अंदर। जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल कैसी होगी, वो फूल जाएगी। और जब फूलेगी तो वो दो कंडीशन उसमें होंगी, या तो वो टर्जिड हो जाएगी या तो वो फट जाएगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होंगी। टर्जिड वो वाली सेल होगी जिसके पास सेल वॉल होगी, और जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी वो फट जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वाटर फ्लोज इनटू द सेल, वाटर कहाँ जाएगा, सेल के अंदर, जिससे क्या होगी कि सेल स्वेल अप हो जाएगी। एनिमल सेल को अगर हम इस कंडीशन में रखते हैं तो एनिमल सेल फट जाएगी। मैंने आपको बताया एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, और जब सेल वॉल नहीं है, सपोज ये एनिमल सेल है, अंदर से पानी प्रेशर लगा रहा है, सेल वॉल तो है ही नहीं बाहर से प्रेशर लगाने के लिए, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सेल फट जाएगी। ठीक है, और गेट हीमोलाइज्ड, या फिर हीमोलाइज्ड का मतलब क्या है, ये बात हो रही है आरबीसी की सेल की। अगर आरबीसी की सेल जो है वो भी अगर फट जाती है तो हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं हीमोलाइज्ड। ठीक है, तो हीमोलाइज्ड भी ऐसी ही कंडीशन में होता है जब आसपास का एनवायरनमेंट कैसे हो, हाइपोटोनिक हो। और अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखते तो वो टर्जिड हो जाएगी, क्योंकि जितना प्रेशर अंदर से पानी लगा रहा होगा उतना ही प्रेशर बाहर से सेल वॉल भी लगा रही होगी। तो इस कंडीशन में सेल ना ही फटेगी और ना ही श्रिंक होगी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्जिड सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, इसमें भी पानी दोनों तरफ, देखिए कोई भी मूवमेंट, कोई भी इन्वायरमेंट हो, पानी दोनों तरफ ही क्रॉस होगा। पानी या सॉल्वेंट आप बोल सकते हैं कि जैसे ये सेल है ना, तो अंदर भी जाएगा सॉल्वेंट, बाहर भी आएगा, ये कंडीशन हमेशा होती रहती है। लेकिन मान लो अगर अंदर 10 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, बाहर केवल 2 ही आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में सेल के अंदर पानी ज़्यादा चला जाएगा, सेल फूल जाएगी। या आप ये मान लीजिए कि अंदर केवल 2 ही जा रहे हैं, बाहर 10 निकल के आ रहे हैं, इस कंडीशन में सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। या दोनों तरफ 10-10 आ रहे हैं तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हो जाएगी। तो ये दोनों में होता है कि वाटर जो है वो क्रॉस करता है दोनों ही डायरेक्शन को। तो उसके अब लेकिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रॉस कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सेल का बिहेव क्या होगा। खैर, तो वाटर क्रॉस कर रहा है दोनों डायरेक्शन में, लेकिन बट मोर वाटर लीव्स द सेल, लेकिन ज़्यादा पानी सेल से बाहर निकल रहा है जितना एंटर कर रहा है उसके कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन में अगर हम किसी एनिमल सेल को रखते हैं तो वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। प्लांट सेल को रखेंगे तो वो भी श्रिंक हो जाएगी, और प्लांट सेल में इसके श्रिंक होने को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस एनिमल सेल में नहीं हो सकता, प्लाज्मोलाइसिस के प्लांट सेल में होगा, क्योंकि सेल वॉल से प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक होना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब सेम, नो नेट मूवमेंट, कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जितने अंदर जा रहे हैं उतने ही बाहर आएंगे, तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा सेल में। तो ये था ऑस्मोसिस के थ्रू किस तरीके से वाटर को एक्सो ऑस्मोसिस या एंडो ऑस्मोसिस किया जाता है। ठीक है, सेल की जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब रेगुलेट किए जाते हैं न्यूक्लियस के थ्रू, इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन सभी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। हमने ये पहले भी देखा था कि न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे सेल 2 टाइप्स की होती हैं, वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। जिसमें यू का मतलब क्या है, ट्रू, और कैरियोट, कैरियोट वर्ड जो है वो जिस वर्ड से मिलकर बना है वो है कैरियन। इस कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ये सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब इसके अलावा न्यूक्लियस कहाँ नहीं होता, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होंगे उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो मैमल की आरबीसी होती है उसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होगा।
ठीक है। मैमल की रेड ब्लड सेल, मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स वो जिनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। मैमरी ग्लैंड का काम होता है बेबी के होने के बाद उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, तो मैमरी ग्लैंड जिसमें प्रेजेंट होंगी, और जो सीधे बच्चों को जन्म देंगे उन्हें हम बोलते हैं विवी पेरस। तो जिनमें मैमरी ग्लैंड होती हैं और जो विवी पेरस होते हैं, तो ऐसों को हम बोलते हैं मैमल, और इन्हीं मैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो वेस्कुलर बंडल होता है, यानी कि जाइलम ऑफ फ्लोएम, या ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, उनकी सीव ट्यूब में भी न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम पहले डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। तो जनरली कोई भी न्यूक्लियस होता है वो ओवल शेप का होता है, या तो वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो यहाँ पे ये हम स्ट्रक्चर बनाएंगे न्यूक्लियस का, तो जनरली कैसा होगा? ओवल शेप का होगा या फिर स्फेरिकल होगा। ठीक है, ये इसका जनरल शेप है न्यूक्लियस का ऐसे। अब न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती हैं। एक मेम्ब्रेन होती है अंदर वाली, ये जो मेम्ब्रेन मैंने बनाई है इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, और दूसरी मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये आउटर मेम्ब्रेन का है। ठीक है, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर आउटर मेम्ब्रेन। एक्चुअली आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो आगे कुछ ग्रोथ बनाती है जिन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? आउटर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? न्यूक्लियर एनवेलप बनाती हैं। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों मिलकर बनाएंगी न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, इसके कुछ स्ट्रेच ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है इनको गिन के नहीं बनाना होता। मैं न्यूक्लियस के बारे में पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि जितने आपसे यहाँ पे आपको बनाने हैं आप उतने बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम याद रखना ज़रूरी है। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे। ठीक है, तो ये बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया? इसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में हम इन्हें ER भी बोल सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम होता है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके पास राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके पास राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो ये कौन सा है? ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मैं राइबोसोम बना दूंगी तो ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब इसके बाद देखिए इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप है बीच बीच में वो खाली है, तो ये जो जगह जो इसकी खाली होती है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अब इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ पे ये एक ऐसे स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है ये क्या है? न्यूक्लियोलस एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसका काम जो होता है मेनली प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लें कि इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और एक भी होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जनरली जो न्यूक्लियोलस होता है उसके पास RNA होता है। ठीक है, RNA मॉलिक्यूल, यहाँ पे RNA ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन्स। ठीक है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये होते हैं क्रोमैटिन। ओके, और यहाँ पे दो मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे ये इनर मेम्ब्रेन है और ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है, तो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में यहाँ पे स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्पेस। और ये जो न्यूक्लियर स्पेस है, यहाँ पे जहाँ पे भी दो मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस होगा वहाँ पे फ्लूइड ज़रूर भरा होगा। तो यहाँ पे जो फ्लूइड भरा रहता है हम उस फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्लूइड। तो इसका नाम है न्यूक्लियर फ्लूइड। ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट जो है, जनरली न्यूक्लियस कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं और ओवल इन शेप होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म इनमें प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंदर फ्लूइड भरा होगा न्यूक्लियस में इस जगह पे वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म, और इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। लेकिन ये किसका साइटोप्लाज्म है? न्यूक्लियस का, इसीलिए हम इसे न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है,
इसके बाद सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड रहता है किससे, डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप कॉल्ड द न्यूक्लियर स्पेस, जो दो एनवेलप के बीच में, जैसे एक ये इनर है, ये वाला आउटर है, तो दोनों के बीच में जो स्पेस है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है हो सकता है वो क्या बना रही हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही हो। टाइनी पोर्स बिटवीन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बीच में जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और न्यूक्लियर पोर का काम होता है जो भी मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि ये सेल है और सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो सेल के अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है वो है साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना है तो वो किसके थ्रू होगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा, ठीक है। कलरलेस डेंस फ्लूइड कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कलरलेस डेंस फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, और क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन होता है, ये हम देख चुके हैं। तो ये जनरल स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस का। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं न्यूक्लियोलस क्या होता है। न्यूक्लियोलस क्योंकि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे आरएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल इन शेप, जनरली स्फेरिकल होता है, मे बी वन, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, कंटेन आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल इसके पास बहुत ज़्यादा होंगे, दैट सर्व्स एज साइट फॉर द राइबोसोम सिंथेसिस, और आरएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम को बनाने में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम बन रहे हैं। तो राइबोसोम कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, और यही आरएनए क्या करवाएगा, यही आरएनए राइबोसोम का सिंथेसिस करवाएगा। उसके बाद देखते हैं हम क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होते हैं, अभी न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस के आसपास, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन। तो ये क्रोमैटिन बने किसके होते हैं, केवल डीएनए के और हिस्टोन प्रोटीन के। देखिए अब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन या फिर ये न्यूक्लियोसोम होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे ह्यूमन का डीएनए होता है ना, ह्यूमन का डीएनए की जो लंबाई होती है वो होती है 2.2 मीटर। तो अब इतना लंबा डीएनए एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर है, तो वो कैसे है, क्योंकि इस माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर वो पैक्ड है ना, उसको पैक किया जाता है। अब पैक कैसे किया जाता है, जैसे कि इतना लंबा जो डीएनए होता है ना उसको हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप किया जाता है। यहाँ पे ये वाली जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए ऐसे करके रैप हो जाता है। लगभग 200 बेस पेयर डीएनए के रैप होते हैं इसके चारों तरफ, एक हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, ठीक है। अब अगर बाकी बचा हुआ अभी भी डीएनए बचा है तो उसमें फिर क्या होगा कि फिर दूसरी हिस्टोन प्रोटीन, उसके चारों तरफ डीएनए रैप होगा, फिर ऐसे तीसरी हिस्टोन प्रोटीन, उसके चारों तरफ डीएनए रैप होगा। तो ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन जो होता है वो डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है, सिर्फ दो चीज़ है, यानी कि ऐसे हिस्टोन प्रोटीन है उसके चारों तरफ ऐसे करके डीएनए रैप है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, और यही स्ट्रक्चर हमें ना ऐसे थ्रेड लाइक दिखाई देता है। तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स हैं ऐसे ऐसे करके, तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक थ्रेड में बहुत सारी बीट्स पड़ी हुई हैं, मोतियाँ पड़ी हुई हैं, तो हम इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। बेसिकली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स है, मतलब एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, ये सारे स्ट्रक्चर मैं आपको न्यूक्लियस के बता रही हूँ। ये जो क्रोमैटिन होता है ना, जब सेल कोई भी डिवीजन नहीं कर रही होती तब क्रोमैटिन होता है, लेकिन जब वो डिवीजन करेगी ना तो उस समय पे ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम को सबसे पहले देखा था डब्ल्यू वॉल्डेयर ने। व्हेन सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट कर देती है तो क्रोमैटिन कन्वर्ट्स इनटू द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम, यानी कि जब सेल डिवाइड होगी तो जितने भी क्रोमैटिन होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम भी कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ये तब बनता है जब सेल डिवाइड हो रही होती है, ठीक है। क्रोमोसोम हैज टू कंपोनेंट्स, इसके पास भी दो कंपोनेंट है। भाई आखिर बना किसका है, क्रोमैटिन का ही तो बना हुआ है ना। तो क्रोमैटिन जिस चीज़ का बना होगा उसी चीज़ का क्रोमोसोम बना है। क्रोमैटिन बना होता है डीएनए का और प्लस हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक है, प्लस हिस्टोन प्रोटीन का। तो क्रोमोसोम भी किसका बना होगा, क्रोमोसोम भी बना होता है डीएनए का और प्लस हिस्टोन
प्रोटीन का। ठीक है, इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, जब मान लीजिए कि हिस्टोन प्रोटीन कम पड़ गई तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, उस नॉन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए रैप हो जाता है। ठीक है, तो क्रोमोजोम हैज टू कंपोनेंट्स, उसके पास टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा तो हिस्टोन या फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रेच ऑफ डीएनए कैरी इन्फॉर्मेशन नोन एज जीन, और ये जो जब ये क्रोमैटिन से क्रोमोजोम बनते हैं तो इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचनी होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। यानी कि ये जो ऐसे क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर बन रहा है, इन्हीं क्रोमोजोम के पास क्या प्रेजेंट है, ऐसे जीन प्रेजेंट है, और इन्हीं जीन में इन्फॉर्मेशन है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जानी होगी। इसीलिए हम जीन को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए बोलते हैं। ठीक है, कोई भी डीएनए होगा उसकी जो फंक्शनल यूनिट यानी कि वो जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचा रही है, वो कौन होता है, जीन होता है। ठीक है, एंड आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और क्या चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, वो है जीन, हेंस कॉल्ड द हेरिडिटरी यूनिट, इसीलिए हम इसे हेरिडिटरी वो होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाए, एंड डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल, और डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ठीक है, जीन से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि फंक्शनल यूनिट डीएनए की क्या होती है, जीन होती है, या फिर इंफॉर्मेशन किसके पास होती है रिजर्व, तो वो जीन के पास होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं, तो क्रोमोसोम के मेन ये 4 टाइप्स हैं, जैसे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक होता है। यहाँ पे बस आप इसे डायग्राम से समझ लीजिए। एक्रोसेंट्रिक, सबसे पहले हम मेटासेंट्रिक देखते हैं। ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, हर एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रो के नाम से ही पता चला सेंटर में होगा, तो सेंट्रोमियर के दोनों साइड, ये देखिए आपको आर्म दिख रही है ना, तो लगभग ये बराबर है। ठीक है, तो इधर वाली दोनों आर्म बराबर है और ये वाली दोनों आर्म बराबर है, तो इसको बोलते हैं मेटा। मेटा मतलब बीच में, सेंट्रोमियर कहाँ है, बीच में, सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर। ठीक है, और मेटा मतलब बीच में, तो सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, लगभग बीच में प्रेजेंट है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक यानी कि एकदम बीच में नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे है, तो दूसरी आर्म है वो थोड़ी शॉर्ट है, तो उसे बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, यानी कि सेंटर से थोड़ा सा हटकर, उसे बोला सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जब सेंटर से बहुत ज़्यादा हट जाए, दूसरी आर्म बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, और टीलो मतलब एकदम टिप पे, जब सेंट्रोमियर ऐसे टिप पे आ जाए कि दूसरी जो शॉर्ट आर्म है वो दिखे ना। अब यहाँ पे ये कैसे बना होगा, एक मतलब ऐसे करके ये सेंट्रोमियर है, इसमें एक आर्म ऐसी, दूसरी भी इसी के पीछे ऐसे करके लटकी होगी। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे कि ये टीलो मतलब होता है टिप पे। ठीक है, टीलो सेंट्रिक, या एकदम जहाँ पे खत्म हो रही थी, उसे बोलते हैं टीलो सेंट्रिक। ठीक है, तो सेंट्रोमियर हर एक क्रोमोसोम में होगा। ठीक है, सेंट्रोमियर कैसे, सेंट्रोमियर सेंटर में, उसके बाद ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रोमैटिड्स। ठीक, अब अगर यही सेंट्रोमियर, ये जो मैंने बनाया मेटासेंट्रिक, यही सेंट्रोमियर मैं थोड़ा सा ऊपर बना दूं, तो नीचे वाली आर्म लंबी हो जाएगी, ऊपर वाली थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो सब मेटासेंट्रिक। अगर ऊपर वाली बहुत छोटी हो जाए और नीचे वाली, भाई जितनी ऊपर वाली छोटी होती जाएगी वैसे लंबी होती जाएगी। ठीक है, तो ये वाली आपकी हो गई एक्रोसेंट्रिक, और जब यही एकदम टिप पे बना दूं तो ये हो जाएगी टीलोसेंट्रिक। समझ में आ गया। और सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होते हैं, जैसे ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर ये है क्रोमैटिड। ठीक है, क्रोमैटिड में ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, जहाँ पे पहला एक ये कंस्ट्रिक्शन हुआ है, और अगर इसी के ऊपर ऐसे दूसरा कंस्ट्रिक्शन हो जाए, उसके ऊपर ऐसे आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं, ये वाले जो होंगे ये होंगे सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट क्रोमोसोम दूसरे कंस्ट्रिक्शन के बाद, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस के बाद ये जो होते हैं बनते हैं। क्लियर हो गया। और एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स हैं, ये सिर्फ ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि अगर जिनमें सेंट्रोसोम बीच में होता है तो क्या होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम तीनों में डिफरेंस है, वो मैंने आपको बता दिया है। जो क्रोमैटिन होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है तो उसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़े हैं, जिसमें लगता है कि बहुत सारी बीड्स हैं, उनको बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, और फिर यही स्ट्रेच ऐसे 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 करके स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम की ये जो आर्म होती हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं क्रोमैटिड। क्रोमैटिड जो होता है क्रोमोसोम की आर्म होती है, तो तीनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हैप्लॉइड मतलब होता है आधा, डिप्लॉइड मतलब होता है आधे का डबल यानी कि कंप्लीट। ठीक है, तो डिप्लॉइड मतलब कंप्लीट, डिप्लॉइड मतलब कंप्लीट, हैप्लॉइड मतलब हाफ। ठीक, अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम का क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन के में क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 है, ये फिक्स होते हैं। क्रोमोसोम नंबर हमेशा कैसे होंगे, ये फिक्स होंगे। ठीक है, तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, तो ये कंप्लीट है। ठीक है,
और अगर इसी का आधा होगा 46 का आधा क्या हो जाएगा 23। अब यहाँ पे दो सेल्स बनी, इसमें 23 क्रोमोसोम है और इसमें 23 क्रोमोसोम है। तो जब ये क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे तो हम इसको बोल देंगे कि ये सेल कैसी है, हैप्लॉइड। तो यानी कि अगर कोई सेल में कंप्लीट क्रोमोसोम है तो वो हम बोलेंगे सेल कैसी है, डिप्लॉइड है। अगर उसमें आधे क्रोमोसोम है तो हम उसे बोलेंगे हैप्लॉइड है। और ध्यान रखिएगा जिसमें आधे क्रोमोसोम होते हैं उनको हम कहते हैं गैमीट। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 100 क्रोमोसोम कंप्लीट सेल में है तो ये डिप्लॉइड है और इधर वाली हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड कितने हो जाएंगे 50। जैसे मैंने बोल दिया 200 है तो हैप्लॉइड कितने हो जाएंगे 100। मैंने बोला कि 40 हैं तो हैप्लॉइड कितने हो जाएंगे 20। तो ये जितने हैप्लॉइड वाले हैं ये क्या हो जाएंगे, गैमीट्स हो जाएंगे। गैमीट्स में नंबर हाफ होते हैं। ठीक है।